हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीर मैथ क्लासेस पर स्वागत है। आज का दिन हमारे लिए, हमारे देशवासियों के लिए आज का दिन बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है, गौरवान्वित करने वाला दिन है, क्योंकि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस दुनिया के बॉस जिनको ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने इस दुनिया का बॉस बोला है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने दुनिया का बॉस बोला है। वो आज हमारे देश के लोकतंत्र के मंदिर भारत के संसद भवन को, जो भारत के द्वारा बनाया हुआ संसद भवन है, आज देश को समर्पित करने वाले हैं। तो उसके लिए आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा तथा हमारा देश का भविष्य उज्जवल हो और हमारा देश इसी तरह से आगे तरक्की करते रहे और भगवान हमारे देश के प्रधानमंत्री को बहुत लंबी उम्र दी, जिससे कि वो हमारे लिए और कुछ, हमारे देश के लिए और कुछ कर सके। तो आज का जो दिन है वो 28 मई है। आज कौन सी तारीख है? 28 मई। तो 28 मई से हमारे एक और क्रांतिकारी चरित्र है वो जुड़ा हुआ है और उनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर या वीर सावरकर। आप लोगों ने सुना होगा, टीवी डिबेट भी आपने देखी होगी। सावरकर की जी के बारे में कोई भी कुछ ही बोलता रहता है। कुछ उनके आलोचक हैं, कुछ उनके समर्थक हैं। जो आलोचक हैं वो बोलते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, वो सांप्रदायिक थे, क्योंकि जो सावरकर थे वो हिंदुत्ववादी विचारधारा वाले थे, वो हिंदुत्व की बात करते थे। इसलिए जो दूसरे लोग हैं, जो उनके आलोचक हैं, वो उनको एक संप्रदाय वाले नेता बताते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, अंग्रेजों से पेंशन ली थी उन्होंने। लेकिन जो उनके समर्थक हैं, जो सावरकर जी के समर्थक हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि वो एक राष्ट्रभक्त थे, राष्ट्रवादी नेता थे और ऐसे क्रांतिकारी नेता थे। जो हमारे सावरकर जी हैं वो एक ऐसे क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों की टैट करके रख दी थी। अंग्रेज उनसे इतना डरते थे कि वो किसी भी तरह ये सोचते थे कैसे भी करके सावरकर जी को भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से, स्वतंत्रता आंदोलन से दूर किया जाए। इसी के लिए उनको 2 बार फंसाया भी था। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और अभी हम सावरकर जी के बारे में कुछ स्टार्टिंग के बारे में समझते हैं, जो उनकी जानकारी क्या है, उनका क्या परिवार था, कहाँ उनका जन्म हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे सावरकर जी थे उनका जन्म 28 मई 1883 को 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के एक गांव पड़ता है भोगोर गांव में हुआ था। इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी का नाम था दामोदर पंत सावरकर तथा इनकी माताजी का नाम था राधाबाई। इनके 2 भाई थे, एक बहन थी और इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था गणेश। जब दामोदर सावरकर की जो उम्र थी, जो हमारे सावरकर जी थे उनकी उम्र थी 9 वर्ष, उसी टाइम उनकी माताजी की मृत्यु हो गई थी तथा कुछ वर्ष पश्चात इनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई थी। तो जो इनके बड़े भाई थे गणेश, उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी सारी आ गई थी। उन्होंने ही पूरे परिवार को संभाला था तथा जो हमारे सावरकर जी थे, इनकी जो पढ़ाई लिखाई का जो भी जिम्मेदारी थी उन्होंने ही निभाई थी, इनके बड़े भाई गणेश ने। तो जो सावरकर जी थे उन पे जो प्रभाव पड़ा वो इनके बड़े भाई का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। और जो सावरकर जी थे, इन्होंने अपनी जो हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की, ये क्या थे, पढ़ने में बहुत ही होशियार थे, हमेशा अव्वल रहते थे, हर चीज में आगे रहते थे पढ़ाई के मैटर में। और ये बचपन से ही लिखने की भी शौक है, ये कम उम्र से ही लिखना भी इन्होंने चालू कर दिए थे, कविता लिखते थे, कुछ भी लिखते रहते थे, मतलब इनको लिखने का शौक था। तो जब इन्होंने नासिक में एक स्कूल था, शिवाजी, क्या नाम था स्कूल का इनके का, शिवाजी हाई स्कूल से इन्होंने हाई स्कूल की थी। और उसके बाद ये स्नातक की डिग्री के लिए जो पुणे का फर्ग्यूसन कॉलेज था पुणे का, वहां पर उन्होंने आके एडमिशन ले लिया था। तो इन्होंने जब ये स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे उसी टाइम इनको एक छात्रवृत्ति मिली थी, जो श्यामजी कृष्ण वर्मा नाम से इनको एक छात्रवृत्ति मिली थी। उसी छात्रवृत्ति के द्वारा इनको लंदन में ब्रिटेन की पढ़ाई करने का मौका भी मिला था उस छात्रवृत्ति के द्वारा। तो ये क्या थे,
ये बचपन से ही ये भारत के जो आंदोलन था उसमें सक्रिय रहते थे। जहाँ भी इनको मौका मिलता था अपने हिसाब से ये स्कूलों में लोगों को इकट्ठा करते थे, उनको भारत के आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में उनको पढ़ाते थे, उनको इकट्ठा करते थे, नई नई संस्था बनाते थे, स्कूलों में बनाते थे। और इनका नाम एक और, जब ये 12 वर्ष की उम्र थी इनकी, जब सावरकर जी की उम्र 12 वर्ष थी, तो इनके गांव में, इनके वहां पे एक झगड़ा हुआ था। तो मुस्लिम भीड़ ने इनको तथा इनके दोस्तों को घेर लिया था। तो इन्होंने मुस्लिम भीड़ से अपने दोस्तों को बचा के निकाला था, जबकि इनकी उम्र कितनी थी? 12 वर्ष। केवल 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने मुस्लिम भीड़ से अपने दोस्तों को बचाया था, तभी से इनका नाम वीर पड़ गया। पहले इनका नाम वीर नहीं था, लेकिन जब इन्होंने अपने 12 वर्ष की उम्र में, कम उम्र में इन्होंने अपने दोस्तों को बचाया तो इनको वीर बोलने लग गए। और एक और थी, ये इन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी घुटने भी नहीं टेके थे। अंग्रेजों को इन्होंने घुटने पर ला दिया था, अंग्रेज इनसे डरते थे, लोग कुछ भी बोले, लेकिन इन्होंने कभी अंग्रेजों के सामने झुके नहीं थे, इसलिए भी इनको वीर नाम की संज्ञा दी गई। ठीक है, अब यहां से ये कहा जाते हैं? ब्रिटेन पढ़ने, लंदन पढ़ने। लेकिन उससे पहले 18 वर्ष की आयु में इनकी शादी भी हो गई थी। सन 1901 में 18 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई थी। और इनकी जो धर्मपत्नी थी उनका नाम था यमुनाबाई। उनसे इनको 2 संतानें हुई थी, एक हुआ था लड़का, एक हुई थी लड़की। ठीक है, उसके बाद में ये लंदन पढ़ने जाते हैं। लंदन पढ़ने जाते हैं तो वहां पे भी ये क्रांतिकारी आंदोलनों से जुड़े रहते हैं। वहां पे बहुत सारी संस्था बनाते हैं। एक वहां पे बहुत सारी संस्थाएं काम भी कर रही थी, जैसे इंडिया हाउस था, फ्री इंडिया सोसाइटी थी। वहां पे ये लोग जाके उनसे भी जुड़ गए थे। सावरकर जी से पहले आपने एक और चीज सुनी होगी, 1857 का हमारे यहाँ विद्रोह हुआ था। हमारे यहाँ 1857 का विद्रोह हुआ था। तो उस विद्रोह को अंग्रेज लेखकों ने सिपाही विद्रोह का नाम दिया था। लेकिन सावरकर जी ने एक पुस्तक लिखी थी, सावरकर जी ने एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक में इन्होंने क्या बोला था? ये जो भारत का जो 1857 की क्रांति है, ये कोई क्रांति नहीं है, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। सबसे पहले सावरकर जी ने ही बोला था 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, वहां पे इन्होंने इतना कुछ किया। अंग्रेज इनसे और ज्यादा डरने लगे, क्योंकि ये बहुत सारे अखबार निकालते थे, लेख निकालते थे, उसमें अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे, भारत को कैसे आजाद होना है। इन्होंने स्वदेशी की मांग की थी, स्वदेशी की मांग इन्होंने की थी। तो लोग, अंग्रेज चाहते थे कैसे भी करके सावरकर जी को रोका जाए। उसी दौरान दो घटना होती हैं, उसी दौरान दो घटना होती हैं, एक तो होती है लंदन में और एक होती है नासिक में। लंदन में जो घटना होती है, लंदन में एक इनके दोस्त थे मदनलाल ढींगरा। मदनलाल ढींगरा जो थे, उन्होंने क्या किया, कर्जन वाली, एक कर्जन वाली नाम का एक अंग्रेज था, उसको उन्होंने लंदन में गोली मार दी। जब उसको बनलाल ढींगरा ने गोली मार दी तो अंग्रेज जो थे वो सावरकर जी को फंसाना चाहते थे। वो सावरकर जी पे नजर रखने लग गए कि सावरकर जी की क्या प्रतिक्रिया आती है। तो सावरकर जी ने मदनलाल ढींगरा को एक क्रांतिकारी बताया तथा एक देशभक्त बताया। तो अंग्रेजों को ये बहुत बुरा लगा। उसके कुछ दिन बाद ही एक घटना नासिक में होती है। ये घटना कब हुई थी? जो मदनलाल ढींगरा ने गोली मारी हुई थी, ये हुई थी जुलाई में। ये कब हुई थी? 1 जुलाई 1909 को। फिर 21 दिसंबर 1909 को एक दूसरी घटना होती है। उस घटना में क्या होता है, एक थे हमारे अनंत कन्हेरे, एक हमारे क्रांतिकारी थे अनंत कन्हेरे। उन्होंने एमटी जैक्सन, एक अंग्रेज था एमटी जैक्सन, उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी। अंग्रेजों ने उसमें भी सावरकर जी को ही अभियुक्त बनाया। तो अंग्रेजों ने क्या बोला, तो ये जो अनंत कनेरे ने एमटी जैक्सन को गोली मारी है, तो वो जो बंदूक जो अवेलेबल कराई है, जो बंदूक अनंत कनेरे के पास है, वो सावरकर जी ने लंदन से भिजवाई है और अनंत कनेरे को इस चीज के लिए तैयार किया है कि तुम जैक्सन को गोली मारो। तो इन दोनों केसों में सावरकर जी को अभियुक्त बनाया। जब अभियुक्त बनाया तो सावरकर जी को उसमें सजा हुई, और सजा भी क्या हुई, 25-25 साल की उम्र कैद।
उम्र 25 वर्ष की अगर सजा हो जाए तो उसको उम्र कैदी मानते हैं ना, तो उनको 25-25 वर्ष की सजा हुई थी दोनों केसों में, और दोनों को उनको अलग अलग पूरा करना था। अब आप देखो, और इनको ये सजा जो बोली हुई थी 1911 में मिली थी। 1911 से अगर आप 50 साल जोड़ोगे तो 1961 होता है। 1961 होता है। तो अंग्रेजों की जो मंशा थी कि विनायक सावरकर जी को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से दूर किया जाए, तो उन्होंने वो अपना काम कर लिया था। फिर उनको क्या किया, उनको कहां भेजा, अंडमान की जो सेल्युलर जेल थी, जिसमें जो जाता था उसको काला पानी की सजा बोली जाती थी। तो मतलब सावरकर जी को 50 साल की काला पानी की सजा के लिए सावरकर जी को सेल्युलर जेल भेज दिया गया। अब सावरकर जी ने बोला कि यहां अगर मैं रहा तो यहां तो मेरा पूरा जीवन खत्म ही हो जाएगा। तो उन्होंने माफी नामा देना शुरू कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगना शुरू कर दिया कि मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं आगे से किसी भी क्रांतिकारी आंदोलन से नहीं जुड़ूंगा। उन्होंने क्या बोला, मैं किसी क्रांतिकारी आंदोलन से नहीं जुड़ूंगा। इसका मतलब क्या, वो दूसरों के साथ नहीं जुड़ेंगे, वो अपने व्यक्तिगत तौर पे कुछ भी करें। तो उन्होंने 6 बार अंग्रेजों से माफी मांगी थी, और जो उनकी जो माफीनामे की जो वकालत करी थी वो करी थी बाल गंगाधर तिलक तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इन दोनों ने अंग्रेजों से वकालत की थी। तो उसके आधार पर अंग्रेजों ने इनको माफीनामा को स्वीकार किया था तथा 1924 में इनको जेल से रिहा कर दिया था। जब ये जेल में थे तो इनको बहुत ही पीड़ादायक सजा हुई थी। इनको बहुत ही ज्यादा परेशान किया जाता था। इनको क्या बोलते हैं कि उस तरीके से रखा जाता था जैसे कि ये कोई जानवर है, उस तरीके से इनके साथ ट्रीट किया जाता था। तो जब ये जेल में थे तो जेल में इन्होंने अपना समय व्यतीत करने के लिए क्या किया, इन्होंने एक तो वहां पे अंग्रेजों से पुस्तकालय की मांग की दी थी कि हमारे जो जेल है उसमें एक पुस्तकालय को खुलवाया जाए, उसकी व्यवस्था की जाए। तो अंग्रेजों ने उनकी ये बात मान ली थी। तो वहां पे ये क्या करते थे, वहां पे ये लेख लिखते थे, अपने कुछ लेख लिखते थे, और कैसे भी करके इनको उन वो जो लेख थे उन लेखों को बाहर भिजवा के देश में भिजवाते थे, जिससे कि लोगों तक इनके लेख पहुंचते थे तथा लोग इनकी भावनाओं से जुड़ते थे। जो ये कहना चाहते थे तो लोग उस बात को मानते भी थे। तो वहां से इन्होंने बहुत सारे लेख लिख लिख के बाहर भेजे थे। जिस टाइम वो जेल में थे उस टाइम भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा था। और दूसरा काम एक और किया था इन्होंने, जब ये जेल में थे तो ये जो जेल की दीवार थी, जेल की जो दीवार थी उस पर कोयले से तथा नुकीले पत्थर मिल जाते, कील मिल जाते, उससे से कविताएं लिखते थे। और इन्होंने बताया जाता है कि लगभग 6000 कविताएं जेल की दीवार पर लिखी थी। क्योंकि जब जेल की दीवार पर लिख रहे हैं तो वो बाद में खत्म होनी मिटनी है। तो ये क्या करते थे, पहले कविताएं लिखते थे, उसके बाद उन कविताओं को याद करते थे। इस तरीके से इन्होंने 6000 कविताएं लिखी और याद की, तथा जब जेल से 1924 में रिहा हुए तो इन्होंने आके वो सब सारी कविताएं अपनी संकलित की। सारी कविताओं को इन्होंने इस पे कागज पे नोटबुक पर लिखा था। तो जेल से बाहर आने के बाद में इन्होंने सबसे पहले जो काम किया था, हिंदुत्ववादी विचारधारा को बढ़ाने का काम किया था। ये जो थे हिंदुत्व से प्रेरित थे। ये मैंने तो कहीं पर ये भी पढ़ा था कि ये नास्तिक हो गए थे, लेकिन ये हमेशा हिंदुत्व की बात करते रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि ये नास्तिक हुए होंगे, क्योंकि जो नास्तिक होगा वो हिंदुत्व की बात नहीं करेगा। और उसके बाद में ये हमारे जो आरएसएस के संस्थापक थे हेडगेवार जी, उनसे भी मिले थे, उनसे भी आके इन्होंने चर्चा की थी। और फिर उन्होंने क्या किया कि लोगों को अपने से जोड़ना शुरू किया। ये अखबार में लिखते थे, लेख लिखते थे, लोगों को अपने से जोड़ते थे। उसके बाद में इन्होंने एक रत्नागिरी हिंदू सभा की स्थापना की। रत्नागिरी हिंदू सभा नाम से एक संस्था की इन्होंने स्थापना की थी। तो जब ये एक हिंदुत्ववादी छवि इनके उभर के सामने आ गई, हिंदुत्ववादी छवि इनके उभर के सामने आ गई, तो जो हिंदुत्ववादी संगठन था कौन सा था, हिंदू सभा, हिंदू महासभा जो थी ना, उन्होंने 1937 में इनको अपना अध्यक्ष भी बनाया था। 1937 में इन्होंने अपना अध्यक्ष बनाया हिंदू महासभा ने इनको। तो उसके बाद में इनकी छवि बहुत ही उजागर हो गई, और हर हिंदुवादी संगठन जितने थे सब इनसे, मैक्सिमम सारे हिंदुवादी संगठन इनसे जुड़े हुए थे, ये उनसे जुड़े हुए थे। इन्होंने गांधी जी का भी विरोध किया था। जो हमारे सावरकर जी थे, इन्होंने गांधी जी का भी विरोध किया था। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी ने उसमें खिलाफत आंदोलन को भी जोड़ दिया था। तो इन्होंने उस चीज का विरोध किया था गांधी जी का, आप असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन को क्यों जोड़ रहे हो। उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन का भी इन्होंने विरोध किया था।
भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसका भी इन्होंने गांधी जी का विरोध किया था। लेकिन जो गांधी जी थे, गांधी जी सावरकर जी की प्रशंसा करते थे, वो इनको एक बहुत ही बड़ा नेता मानते थे। लेकिन जो सावरकर जी थे उन्होंने अपने एक लेख में लिखा था कि गांधी जी अभी अपरिपक्व हैं, वो परिपक्व नेता नहीं है। सावरकर जी ने गांधी जी को अपरिपक्व नेता बोला था। तो इतना हुआ। और उसके बाद में आप इनके बारे में एक और बात पता कर सकते हो कि जब गांधी जी की मृत्यु हुई, जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी, तो जो सावरकर जी थे उनको भी अभियुक्त बनाकर पकड़ा गया था, जेल में डाला गया था। सावरकर जी को गांधी जी की हत्या के आरोप में आरोपी बनाकर जेल में डाला गया था। लेकिन क्या हुआ कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले तो उनको 1 साल के अंदर ही छोड़ दिया गया और उसके बाद में ये अपना जीवन व्यतीत करते रहे। तो लगभग 1966 में, लगभग 1 फरवरी 1966 से इन्होंने अन्न ग्रहण भी बंद कर दिया था। 1 फरवरी 1966 से वीर सावरकर जी ने अन्न ग्रहण बंद कर दिया था और वो अपना जो मृत्यु थे, जो अपनी मृत्यु थी, वो उसको क्या बोलते हैं उसको, इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु चाहते, वो कहते थे कि मैं इच्छा मृत्यु चाहता हूं और जब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तो 1 फरवरी को उन्होंने अन्न ग्रहण छोड़ा था तथा 26 फरवरी को बिना खाना अन्न ग्रहण किए उनकी मृत्यु हो गई थी। 26 फरवरी 1966 को उनकी बिना अन्न ग्रहण किए मृत्यु हो गई थी। तो जो सावरकर जी से उनसे बोलते थे लोग कि आप आत्महत्या क्यों कर रहे हो, तो सावरकर जी ने बोला मैं आत्महत्या नहीं कर रहा। उन्होंने इसको नाम दिया था आत्मतर्पण। जो सावरकर जी थे उन्होंने जो अन्न ग्रहण करना बंद किया था और अपनी इच्छा मृत्यु की कामना की थी, उन्होंने बोला था कि मेरे को इस चीज का स्वतंत्रता होनी चाहिए कि मैं अपनी मृत्यु को कब प्राप्त करूं। तो इसलिए उन्होंने इच्छा मृत्यु प्राप्त की थी अपनी और बिना अन्न ग्रहण किए उन्होंने तकरीबन 1 फरवरी से 26 फरवरी 1966 1966 है 1966 को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा जो भी आपको जानकारी दी हुई है वो आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगती है तो दूसरे लोगों तक पहुंचाएं और हमको मोटिवेट करें। इस तरीके के वीडियो और लाने की हम कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।